अरे बाप रे, कितना काम है इस घर में। जल्दी से झाड़ू बर्तन करती हूँ और निकल जाती हूँ। कौन सा ये लोग मुझे सारा काम करने के पैसे देते हैं, काम पूरे महीने कराते हैं और जब सैलरी का टाइम आए तो जेब झाड़ कर खड़े हो जाते हैं। इंसान खुद ही पैसे को बोलते हुए शर्मा जाए, खुद तो इतना खर्चा करते हैं और मुझ जैनी गुस्सा करते हुए सीधा अपनी सास रूपा के पास आती है। मम्मी जी, ये आपने काम वाली कहाँ से बुलवाई? क्या हुआ बहू, इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी जी, आपने इतनी सस्ती काम वाली रखी हुई है, ऐसे लोगों की वजह से ही आए दिन घर में चोरी होती रहती है। अब तक का तो ठीक था, बड़ी भाभी घर में थी तो उनका ज्यादा कोई ज्वेलरी नहीं है, पर मेरी मम्मी ने मुझे 9 तोला सोना दिया है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो? क्या कहना चाहती है, साफ साफ कह। मम्मी जी, उस काम वाली को मैंने भगा दिया है। हम काम वाली ऐसी रखेंगे जो प्रोफेशनल हो, जो काम करने से पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जमा करे। कल के दिन कोई बात हो जाए तो हम उसको जाकर पकड़ तो सकते हैं ना। और वैसे भी काम वाली हमारे पूरे घर में चक्कर लगाती है, हम पूरे दिन उसके पीछे पीछे तो नहीं घूम सकते ना ही उसके लिए घर में कैमरा लगवा सकते हैं। आजकल आपने देखा नहीं कितनी काम वाली बड़ी बड़ी चोरियां कर रही हैं। इन लोगों का पूरा गैंग होता है और ये बेचारी बनकर घरों में काम करने आ जाती हैं। हमें कोई ऐसी काम वाली चाहिए जिसके ऊपर हम घर छोड़कर बेफिक्र हो जाएं। पर ऐसी काम वाली कहाँ मिलेगी? मम्मी जी, मैं एक ऐसी कंपनी को जानती हूँ जहाँ से हम काम वाली को हायर कर सकते हैं। उनके पास सब तरह की काम वाली होती है। वो घर में झाड़ू पोछा ही नहीं, घर का सारा काम करेगी। पर वो चार्ज भी तो ज्यादा करेगी ना। हम संध्या से जितना काम कराते हैं उससे भी कम पैसे देते हैं। बेचारी चुपचाप रख लेती है। अब भी 4 महीने हो गए, हमने उसकी पेमेंट नहीं दी। बेचारी सोचती है एक न एक दिन मिल ही जाएगी। आज काम छोड़कर चुपचाप चली गई, अब तो उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। रूपा ने फोन उठाया और संध्या का पेमेंट कर दिया। मम्मी जी, आपने अब तो संध्या का पेमेंट भी कर दिया। अब अगर आप कहो तो मैं नई काम वाली हायर कर लूं। अब तू कहाँ मेरी मानने वाली है, चल कर ले जो तुझे सही लगे। ऐसी काम वाली लाऊंगी ना, आप भी देखती रह जाएंगी। जैनी ने फोन उठाया और एक से दूसरी जगह फोन लगाने लगी। कुछ ही देर में उसको एक कंपनी का नंबर मिल ही गया जहाँ से काम वाली को हायर किया जाता था। अब जाकर जैनी ने सुकून की सांस ली। हाँ मम्मी जी, हो गई मेरी बात, कुछ ही देर में काम वाली आती ही होगी। जैनी काम वाली का इंतजार ऐसे कर रही थी जैसे कोई खास गेस्ट आने वाला हो। कुछ ही देर में काम वाली शीला आ गई। साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पे एक अलग ही घमंड, आंखों में कॉन्फिडेंस, जिसको देखकर जैनी खुश हो गई। जैनी मैडम ने हायर किया है ना मुझे? ये लो मैडम जी, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड। मैंने पहले ही उनकी फोटो कॉपी करा ली थी ताकि आपको दे सकूं। हाँ हाँ, अच्छा किया। आज तो तुमको इस घर का सारा काम करना है, झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाने तक। इसलिए तो आई हूँ मैडम जी, आप फिक्र न करें। आपके घर को शीशे की तरह चमका दूंगी और खाना भी ऐसा बनाऊंगी कि आप याद रखेंगी। सुबह से लेकर शाम तक काम करूंगी, रात में भी करूंगी, पर उसके लिए मुझे आपके घर का एक कमरा चाहिए। अब क्या है ना, वो आपके घर से मेरा घर बहुत दूर पड़ता है। अब मैं अपना एक पैर यहाँ और दूसरा वहाँ तो नहीं रख सकती ना। काम वाली आती बाद में है, घर भागने का पहले सोचती है, और ये पूरे दिन और रात यहीं रहेगी तो काम भी ज्यादा करेगी। मुझे इसको एक रूम दिलवाना ही पड़ेगा। शीला, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम यहीं रह सकती हो। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? ये हमारे घर में कैसे रह सकती है? अरे मम्मी, आपको नहीं पता, आजकल काम वाली ऐसी ही होती हैं और इनके होते हुए घर में कोई नुकसान भी नहीं हो सकता। आप इसकी चिंता मत करो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। पर हमारे घर में कमरा भी तो खाली नहीं है, कौन से कमरे में रखेंगे इसको? वो जेठानी जी की बराबर वाला जो कमरा है उसमें रखेंगे। पर उसमें तो मेरा पोता आर्यन रहता है। आर्यन अभी 12 साल का ही तो है, उसको अलग रूम की क्या जरूरत है। आप फिक्र न करो, जेठानी जी से मैं बात कर लूंगी। मैडम जी, एक और बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैडम जी, मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए, आपको तो पता ही होगा एडवांस लगेगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कितना एडवांस चाहिए तुमको? बस 10,000 कर दीजिए, ज्यादा नहीं लूंगी आपसे। 10,000? 10,000 तो मेरी काम वाली 4 महीने में भी नहीं लेती। आप बुरा मत मानना, पर इसलिए हम आप जैसे लोगों के घर में काम नहीं करते। क्या है ना, आप हमें अफोर्ड नहीं कर पाते। ये बात जैनी को हजम नहीं हुई, वो तुरंत भड़क गई। ऐसा नहीं है, हम इतने गए गुजरे हैं। तुमने 10,000 को बोला ना, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ। शीला के एक छोटे शब्द ने एक ही बार में 10,000 ऐंठ लिए और रूपा देखती रह गई, कुछ कर भी नहीं पाई। मैडम जी, अब मुझे मेरा कमरा दिखा दो, थोड़ा सा आराम करूंगी, उसके बाद काम में लग जाऊंगी। रूपा ने कुछ नहीं कहा और जेनी ने आर्यन का कमरा शीला को दे दिया। अब जेठानी को ये बात पता लगी तो वो गुस्से से जेनी के पास आई। जेनी, ये सब क्या है? अब मेरा बेटा कहाँ रहेगा? उसकी सारी बुक्स और सामान तुमने उस कमरे से हटा दिया है।
अरे दीदी सोचो सोचो, अगर काम वाली इस घर में रहेगी तो रात को आप जिस टाइम चाहे उससे चाय बनवाकर पी सकती हैं। आप तो टी लवर हो ना, पूरी रात में 3-4 चाय तो आप बनाकर पीते ही हो। सोचो अगर वो घर में रहेगी तो आपको चाय बनी बनाई मिल जाएगी, और बनी हुई चाय पीने का जो मजा है वो बनाकर पीने में नहीं है। रात दिन आप हर घंटे बाद चाय चाय बनाती रहती हैं, और उसके बाद के बर्तन। ममता को जितना चाय पीना पसंद था उतने ही मौत उसको बर्तन साफ करते हुए आती थी। उसको जेनी की बातों में दम लगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। आर्यन भी सुबह को स्कूल जाता है, तरह तरह के नाश्ते बनवाता है, उसके लिए जल्दी उठना पड़ता है। अब शीला आ गई है तो वो आर्यन का नाश्ता भी देख लेगी, और मेरी चाय को भी। जब घर पर थी तो छोटी बहन चाय बनाकर दिया करती थी। जब से इस घर में आई हूँ खुद ही चाय बनाकर पी रही हूँ। इतना बोलकर ममता खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई, और शीला आर्यन के कमरे में मजे से शिफ्ट हो गई। वो सोफे पे टांग फैलाकर आराम से चिप्स खाते हुए बोली, फाइनली इतने दिनों बाद कोई अच्छा घर मिला है। नहीं तो लोगों के घर ऐसे होते हैं कि घर के अंदर भी शमशान वाली फीलिंग आती है। इस घर में हर कमरे में टीवी है, सोफा है, बेड है, एसी है। मेरी तो लाइफ सेट हो गई। अब तो मैं इस घर में आराम से रहूंगी। अगले दिन सुबह में वो किचन में आती है तो ममता आर्यन के लिए नाश्ता बना रही थी। अरे माफ कर देना दीदी, उठने में जरा देरी हो गई। वो क्या है ना, रात में नींद नहीं आई। नया घर है ना तो आदत बनाने में समय लगेगा। हमें देर रात तक तुम्हारे कमरे में से फुल वॉल्यूम में टीवी की आवाज आ रही थी। हाँ दीदी, नींद नहीं आ रही थी ना तो टीवी ऑन कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, बाजार से सब्जी ले आओ। ठीक है दीदी, ठीक है। शीला बाजार से सब्जी लेने चली जाती है, और जैसे ही बाजार जाती है उसको गोलगप्पे वाला दिखाई दे जाता है। वाह गोलगप्पे, आज तो जी भर के गोलगप्पे खाऊंगी। फिर क्या था, शीला ने मजे से गोलगप्पे खाए। उसने अपने हाथ में देखे सब्जी के लिए कुछ ही पैसे बचे थे। अब क्या करूं, काम का पहला दिन है और जो पैसे मैडम ने सब्जी लाने के लिए दिए थे उनके तो मैंने गोलगप्पे खा लिए। फिर उसका दिमाग तेजी से लोड हुआ। उसने सब्जी वाले से एक बड़ी सी लौकी ली और घर आ गई। घर आते ही फटाफट से लौकी थोड़ी सी उबाल ली और उसका रायता बना दिया। ये बाकी की बची हुई लौकी शाम को चने की दाल के साथ बना दूंगी। अब कुछ दाल बना देती हूँ बिना धनिये और हरी मिर्च की। पहला दिन है मेरा, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। खाना खाते समय सबका मुंह बन गया। शीला, तुमने दाल को किस तरह से बनाया है? न इसमें हरी मिर्च दिख रही है न धनिया। आखिर दाल में इन्हीं चीजों से तो स्वाद आता है। वो मैडम जी, डाला है ना मैंने दोनों चीज, बस उसको मैंने ग्राइंड करके डाल दिया। मुझे दाल में वो दिखाई देते हुए अच्छे नहीं लगते। आपको पसंद नहीं आया तो अगली बार से ग्राइंड नहीं करूँगी। अब नहीं हूँ ना तो आपके टेस्ट का पता नहीं। शीला पूरे दिन टीवी में लगी रहती। एसी वाले कमरे से निकलते हुए उसकी मौत आती थी। वो आगे आगे से झाड़ू लगाती और बस हो गया काम। फिर अपने एसी वाले कमरे में जाकर आराम से सोया करती थी। एक दिन रूपा को गुस्सा आया। शीला, ओ शीला, ये कैसे काम करती हो तुम? बेड के नीचे, टेबल के नीचे, सब जगह कितनी धूल है। मैडम जी, आपने पढ़ा होगा बेड और टेबल के नीचे की सफाई साप्ताहिक होती है। रोज रोज इनको घिसने की जरूरत नहीं होती। तुमको जितना कहा है उतना करो। कल से मुझे ये पूरा घर साफ चाहिए। ठीक है मैडम जी, कर दूंगी मैं, पर मुझे कोई अच्छा सा केमिकल तो मंगवा दो। ऐसे साबुन और सर्फ से मैं इसको घिसने वाली नहीं हूँ। आपने टीवी पर ऐड देखा ही होगा, आजकल मार्केट में कितनी तरह के लिक्विड डिटर्जेंट आ रहे हैं। उनको फर्श पर डालो और फर्श शीशे की तरह चमकने लगता है। मैंने ममता मैडम से आने के दूसरे दिन ही बोला था, उन्होंने मंगवा कर नहीं दिया तो मेरी क्या गलती है? मैं किस चीज से सफाई करती? जिनकी तुम बात कर रही हो उनका पता भी है तुमको? वो कितने महंगे होते हैं। और काम वाली तो सफाई सर्फ और साबुन से ही करती है। वो चीजें तो उनके लिए हैं जो औरतें खुद के घर के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाती हैं, इसलिए झट से वो इस्तेमाल करती हैं। मैडम जी, मैंने आज तक जितने भी घरों में काम किया है सब जगह मुझे वो ही डिटर्जेंट मिलते हैं। आप लोगों को आदत नहीं है ना मेरी जैसी काम वाली रखने की। इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं ही बार बार भूल जाती हूँ। आप लोग उन चीजों को ऑफर्ड ही नहीं कर सकते। जेनी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि एक काम वाली उसको नीचा दिखा रही है। शीला, तुम चिंता नहीं करो, आज शाम तक तुमको जितना भी सामान चाहिए मैं वो सब मंगवा दूंगी। और आज से तुमको जिस भी चीज की जरूरत हो मुझसे कहना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम तुमको या तुम्हारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऐसे आए दिन शीला घर में महंगी महंगी चीजें मंगवाने लगी और यूज करने के नाम पे बड़े अच्छे अच्छे बहाने बना दिया करती थी। एक दिन शीला जेनी के पास आई। मैडम, आज ना मेरी बुआ आ रही है। आपको पता है जब मैं 12 साल की थी तब से अपनी बुआ से नहीं मिली। आज इतने सालों बाद बुआ का आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये तो अच्छी बात है शीला। वैसे कब आ रही है तुम्हारी बुआ?
तभी दरवाजे पे एक 45-50 साल की लेडी दिखाई दी। आंखों पे रेड कलर का चश्मा, रेड हैंडबैग और रेड ड्रेस। वो खुद को कुछ ज्यादा ही जवान समझ रही थी। क्या यही मेरी भतीजी शीला का घर है? शीला का घर? हाँ, मेरी शीला का घर। शीला जल्दी से बीच में बोली। हाँ हाँ बुआ जी, आइए ना, हम सब आपकी ही राह देख रहे थे। वो चित्रा को लेकर अपने कमरे में चली गई। नाम की काम वाली, और उसने अपनी बुआ के लिए जितने तरह के खाने बनाए थे ना, आज तक इस घर के लिए सारे मिलकर भी इतने नहीं बनाए थे। मम्मी जी, देख रही हैं आप, शीला न तो कोई घर का काम करती है ठीक से, न खाना टाइम पे बनाती है, न सोकर जल्दी उठती है। इनफैक्ट वो रोज उसी समय किचन में जाती है जब मैं आधा काम कर लेती हूँ। सुबह को उससे 11 बजे से पहले नहीं उठा जाता और शाम के 5 बजते ही उसको फिर से सोना होता है। मैंने कई बार शीला से इस बारे में बात करने की कोशिश की है, पर जेनी को उसने नागिन की तरह अपने वश में कर रखा है। शीला को कुछ बोल दो तो जवाब शीला नहीं जेनी देती है। समझ नहीं आ रहा है हम इस काम वाली को झेल क्यों रहे हैं। जब इतना पैसा देना ही है तो कोई अच्छी काम वाली ढूंढते हैं ना। मम्मी जी, जेनी कभी उसको घर से नहीं निकलने देगी। वो कम थी जो अब उसके रिश्तेदार भी इस घर में मेहमान बनकर आने लगे हैं। इधर वो दोनों उसी की बात कर रही थी कि तभी शीला और चित्रा जेनी के कमरे में आकर बोली, मैडम, मैं ना बुआ जी के साथ जरा मॉल घूम कर आती हूँ। बड़े दिन हो गए हैं बुआ जी के साथ शॉपिंग नहीं की। आखिर हम दिन रात इसलिए तो काम करके पैसे कमाते हैं ना, ताकि उस पैसे को अपनों के साथ खर्च कर सकें। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम जाओ और खूब एंजॉय करो। शीला और चित्रा घर से बेफिक्र होकर मॉल में घूमने चली जाती हैं। घर हमेशा की तरह गंदा, सिंक में बर्तन, मशीन में कपड़े भरे हुए हैं, पर शीला को इन सब के लिए टाइम ही नहीं है। उसको तो अपनी जिंदगी एंजॉय करनी थी। रात को 9 बजे शीला घर के अंदर आई। मन में सबके बहुत कुछ था, पर जबान बंद थी। जरा जरा सी बात पे सबको नीचा जो दिखाया करती थी। उसके बाद कई दिन चित्रा उस घर में रही और दोनों सुबह से शाम तक घूमने जाती और लेट घर लौट कर आती। कुछ दिन बाद चित्रा चली गई और सब घर वालों ने सुकून की सांस ली। आज तक घर में आए किसी मेहमान के जाने का इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं किया जितना इस चित्रा का करना पड़ गया है। हाँ मम्मी जी, अब कल से आप शीला से बात करना और कह देना ढंग से काम करे। पैसा आसमान से नहीं टपकता, कुछ काम करती नहीं और महीना पूरा हो जाता है उसका। मैं शीला को कुछ ना कहूँ, इसलिए तो आजकल जेनी मेरे छोटे बेटे समर से शीला का पेमेंट करा देती है। अगर मैंने शीला को कुछ बोल दिया तो जेनी मुझ पे गुस्सा करेगी। आप ठीक कह रही हैं मम्मी जी, जिसका पैसा उसकी सरकार होती है। खैर क्या कर सकते हैं, किसी दिन जेनी को खुद से एहसास होगा कि शीला गलत कर रही है। अभी चित्रा को गए हुए 2 ही दिन हुए थे कि तभी शीला की ममेरी बहन कोयल आ गई। शीला का फिर से यही सब शुरू हो गया। एक दिन शीला घर के अंदर आई तो देखा वहाँ एक लेडी बैठी हुई थी। शीला को देखते ही जेनी ने कहा, शीला आ गई तुम? मेरी मॉम आई है, अब उनके लिए जल्दी से खाना बना दो। दीदी पहले मुझे कुछ पैसे दो, बाहर गाड़ी वाला खड़ा है। तुम रहने दो जेनी, मैं देती हूँ। सुनीता ने 10 रुपए निकालकर शीला को दे दिए। ये क्या है आंटी? ऑटो का किराया। तुम ऑटो में ही आई हो ना, ऑटो वाला 10 रुपया ही तो लेता है। मैं नहीं आती ऑटो में, मैं तो गाड़ी से आई हूँ। है, काम वाली भी गाड़ी से आती है? जेनी ने 500 का नोट शीला को दे दिया और सुनीता जेनी पे बरस पड़ी। ये क्या कर रही हो तुम जेनी? तुम्हारी काम वाली तुमको इशारे पे नचा रही है और तुम नाच रही हो। दुनिया में कौन सा ऐसा घर है जिसमें काम वाली गाड़ी से आती है? लगे हाथों ममता और रूपा ने भी सुनीता के कान भर दिए। आज से ये काम वाली इस घर में नहीं रहेगी, सुना तुमने जेनी? और जितना तुमको इस काम वाली पे पैसा लुटाना था लुटा दिया। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा कहें। इसके बाद जेनी ने शीला का सामान बाहर फेंक दिया। अब उसको समझ आ चुका था कि उसने काम वाली को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया था। वर्मा परिवार में जेठानी, देवरानी, 2 बेटे, पोता और सास रहा करते थे। सब खुशी खुशी मिलजुल कर रहते थे। हर दिन की तरह एक दिन दोनों की सास बहुओं से कहती है, सीमा बहू, ओ सीमा बहू, जरा सुनती हो? इधर तो आओ, जरा मेरे कमर को मालिश कर दो, कमर बहुत दर्द दे रही है। जी माँ जी, अभी मालिश कर देती हूँ। और बड़ी बहू को बोल मेरे लिए चाय बना दे। उसकी सास बोल ही रही थी तभी बड़ी बहू उसे चाय ला कर देती है। ये लीजिए माँ जी, आपके बोलने से पहले ही मैंने आपके लिए चाय बना कर रख दी थी। फ़िलहाल तो मैं ऑफिस जा रही हूँ, और प्लीज़ माँ जी जब मेरा बेटा स्कूल से आ जाए तो उसे खाना खिला देना। तभी सीमा अंजलि से कहती है, आप परेशान ना हो दीदी, माँ जी की कमर में दर्द है, मैं प्रिंस को खाना खिला दूँगी, आप ऑफिस जाओ।
ठीक है सीमा, चलती हूँ। इतने में ही गुंजा की पड़ोसन शिल्पा और सुमन गुंजा के घर आती है और बहू को सास की सेवा करते देखकर कहती है, अरे वाह, ज़रा देखो तो सुमन, ये गुंजा की बहू तो बहुत ही अच्छी है, जो अपनी सास की इतनी देखभाल करती है और सब कितने मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं ना। तूने बिल्कुल सही कहा। और हमारी बहुएं एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल, जो हमेशा मेरे साथ लड़ती है। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। भगवान करे तुम्हारे परिवार को कभी किसी की नज़र ना लगे। अरे ऐसे कैसे नज़र लग जाएगी हमारे परिवार को? हम सब हमेशा मिलजुल कर एक साथ ही रहेंगे। जी माँ जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारे परिवार को किसी की नज़र लग ही नहीं सकती, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। गुंजा अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी, तभी गुंजा का पोता प्रिंस स्कूल से आता है। अरे अरे मेरा जिगर का टुकड़ा, स्कूल से आ गया मेरा बच्चा। सीमा, इसे अपने कमरे में ले जा और खाना खिला दे। जी माँ जी। सीमा प्रिंस को खाना खिलाती है। देखते ही देखते अंजलि भी ऑफिस से लौट आती है। माँ जी, अमर और मैं ऑफिस से आ गए हैं, तो चलिए अब सब मिलकर खाना खा लेते हैं। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही फिर से अंजलि अपने ऑफिस के लिए तैयार होती है और अपनी देवरानी से कहती है, सीमा तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दे, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आऊँगी। जी दीदी, मुझे कुछ सामान चाहिए जो मैं आपको लिस्ट बना कर देती हूँ, आप ले आना। ठीक है, ला लिस्ट दे दो। इतना कहकर अंजलि अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अंजलि घर से जैसे ही निकलती है, उसकी सास उसे आवाज़ लगाकर कहती है, अंजलि, ओ अंजलि, कहाँ चली गई? दिख ही नहीं रही। ज़रा ऑफिस से आते वक्त मेरी दवाइयाँ ले आना। ओह माँ जी, अंजलि दीदी तो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल गई। कोई बात नहीं, मैं अभी अंजलि दीदी को कॉल लगाकर कहती हूँ कि आपकी दवाइयाँ भी ले आए। सीमा अंजलि को फ़ोन लगाकर दवा लाने के लिए कहती है। तभी पीछे से आवाज़ लगाकर अमर कहता है, क्या बात है सीमा, तुम किससे फ़ोन पर बात कर रही हो? अमर भैया, मैं अंजलि दीदी से बात कर रही हूँ। ऑफिस से आते वक्त माँ जी के लिए दवा लाने को कह रही थी, पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं। अच्छा, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, क्या लाना है मुझे बता दो, मैं ले आऊँगा। और अमर भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। दोनों के ऑफिस जाने की कुछ ही समय में गुंजा का पोता प्रिंस स्कूल से वापस आता है। दादी, दादी छोटी माँ से कहो ना, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मुझे खाना ला कर दे, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, अभी कहती हूँ। दोपहर का टाइम होता है। अंजलि घर के लिए बस का इंतज़ार कर रही होती है। वो मन ही मन सोचती है, अरे नहीं, मुझे तो सीमा ने कुछ सामान लाने को कहा था। खैर छोड़ो, मैं बाद में मंगा कर दे दूँगी, फ़िलहाल तो मैं घर चलती हूँ। अंजलि बस का इंतज़ार कर रही थी कि उसे उसकी फ्रेंड पिंकी मिल जाती है। अरे अंजलि, हाय, हाउ आर यू, कैसी हो? और यहाँ क्या कर रही हो इतनी कड़ी धूप में? अरे पिंकी, कैसी हो तुम? और सब घर पर कैसे हैं? पहले तू बता, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चल मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। अरे पिंकी, ये इतनी बड़ी कार तुम्हारी है? इतना कहते ही अंजलि पिंकी की कार में बैठ जाती है और पिंकी अंजलि के सवालों का जवाब देती है। हाँ, मेरी ही है। वो क्या है ना कि मैं घर से परेशान हो गई थी। ये फैमिली की किचकिच से ना मुझे बहुत परेशानी होती थी, तो मैंने उस घर का बंटवारा ही कर दिया। अरे पिंकी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या बात हो गई थी आखिर? अब देख, आजकल के ज़माने में ना मिला जुला परिवार कभी एक नहीं होता, और रोज़ रोज़ की लड़ाई से अच्छा है कि हम सब अलग हो जाएं। हाँ रे, ये बात तूने बिल्कुल सही की। अब देख ना, जब से ये बंटवारा हुआ है तब से मैं बहुत खुश हूँ, और सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे पति के नाम हो गई है, जिसकी वजह से आज मेरे पति ने ये चमचमाती कार खरीद ली। अच्छा, ये बात है? पिंकी, ये बंटवारे से इतना बड़ा फ़ायदा होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। देख अंजलि, अगर आगे की ज़िंदगी अच्छी जीनी हो ना, तो ये परिवार का चक्कर छोड़ दे। ये सारी बातें सुनकर अंजलि अपने परिवार के खिलाफ भड़क जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ऐसा क्या, एक बंटवारे से इतने पैसे आ सकते हैं? तो सोचो, मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगी और मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी। तभी अचानक अंजलि को पिंकी हिला हिला कर कहने लगती है, अंजलि, अरे अंजलि कहाँ खो गई, क्या सोच रही है? अरे कुछ नहीं, तुम यहीं रोक दो, मेरा घर आ गया। थैंक यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए। ठीक है अंजलि, बाद में मिलती हूँ। अब मैं भी इस घर का बंटवारा कर दूंगी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं बंटवारा कैसे करूँ, क्योंकि ना तो घर में कभी लड़ाई हुई ना ही कुछ।
एक काम करती हूँ, मैं अमर से बात करती हूँ। घर जाते ही अंजलि अपने रूम में अमर को बुलाकर कहती है, अमर मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना अंजलि, क्या कहना चाहती हो? मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, क्योंकि अब मैं इस फैमिली के साथ एक साथ नहीं रह सकती। मुझे अब अकेले रहना है, तुम, मैं और हमारा बेटा। अरे तुम होश में तो हो, ये क्या बके जा रही हो? आखिर बात क्या है? तुम ऐसा क्यों चाहती हो? अच्छा जी, एक बात बताओ, मैं अगर ये करना चाहती हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? तुम नहीं जानते कि इसमें कितने फ़ायदे हैं? अरे ये क्या बोले जा रही हो अंजलि, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर इस घर का बंटवारा हो गया ना तो हमारे पास ढेर सारी गाड़ियाँ होगी, घर होगा। सोचो, अगर ये बंटवारा हो गया तो हम दोनों राज करेंगे, राज। अंजलि अपने पति को भी ऐसी बातें बोलकर कान भर देती है। अब उसका पति अमर भी सोच में पड़ जाता है। अंजलि बिल्कुल सच कह रही है, हो सकता है इस घर का बंटवारा होने के कारण मुझे सब संपत्ति मिल जाए। इतना सोचते ही अमर अंजलि को कहता है, अंजलि देखो मैं तो अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता, पर तुम्हें ही कुछ करना होगा, जैसे कि इस घर में लड़ाई झगड़ा और किचकिच हो, ताकि ये सब बंटवारे का कारण बन सके। आप देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। और दोनों पति पत्नी मिलकर लड़ाई झगड़े का माहौल बना देते हैं। अगले ही दिन अंजलि सीमा से कहती है, आज संडे है, ज़रा अपने हाथों से कुछ बनाकर अच्छा सा खिलाओ, बहुत दिन हो गए कुछ ढंग का खाया ही नहीं। जी दीदी, अभी सबके लिए कुछ बनाती हूँ। और सीमा सबके लिए छोले भटूरे बना देती है और सबको बाहर बुलाने जाती है। तभी अंजलि किचन में घुसकर सीमा के बने छोले में नमक ज़्यादा डाल देती है। अब आएगा मज़ा, आप देखो मैं लड़ाई का ज़रिया कैसे बनाती हूँ। इतना कहते ही चुपके से अंजलि बाहर निकल जाती है। सीमा, अब खाना खिलाओगी भी या नहीं? जी दीदी, अभी लाई। अरे वाह बहू, आज तो तुमने छोला भटूरा बनाया है, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। सीमा सबके लिए छोला भटूरा परोस देती है। तभी उसकी सास गुंजा छोला भटूरा खाती है, पर खाते ही वो मुंह से निवाला फेंक देती है। अरे ये क्या सीमा बहू, ये कैसा छोला बनाया है? इसमें तो बहुत तेज नमक है। क्या बोला आपने माँ जी? छोले में नमक है? हाय हाय, अच्छा हुआ पता तो चला, वरना मेरे बेटे को भी ये जहरीले छोले भटूरे दे देती। अरे तुम्हें जब बनाना ही नहीं था तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद बना लेती। नहीं नहीं दीदी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो छोले में स्वाद अनुसार नमक ही डाला था। हाँ सीमा, माँ ने सही कहा, इस छोले में तो बहुत ही नमक है। अरे चुप रहो, मैं देख रही हूँ तुम्हें, बहुत हो गया। अब ये छोले भटूरे तुम ही खाओ। हाँ अंजलि बिल्कुल सही कह रही है, अब तुम ही खाओ ये छोले भटूरे, हम तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। बेचारी सीमा को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो छोले में स्वाद अनुसार नमक डाला था, पर नमक इतना ज़्यादा कैसे हो गया? अगले दिन जब सीमा खाना बनाती है तब अंजलि साइड से घुसकर खाने में नींद की गोलियां मिला देती है और चुपके से निकल जाती है। खाने का टाइम हो चुका है, खाना दे दे, मुझे दवाई भी खानी है। हाँ सीमा, चलो सबको खाना परोस दो। हाँ दीदी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। जैसे ही अंजलि खाना परोसती है, अंजलि फिर से नौटंकी शुरू कर देती है। अरे सीमा, ये क्या? ये सब्जी से तो अजीब गंध आ रही है, जैसे लगता है इसमें कुछ मिलाया हो। नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे हो सकता है? और सब्जी में मैं क्या खुश मिलाऊंगी? अब मुझे पता चला इसमें क्या मिला है। तुमने इस सब्जी में नींद की दवाइयाँ मिला दी है ना? ये क्या बोल रही हो दीदी? मैं नींद की दवाई क्यों मिलाऊंगी? बकवास बंद कर। कल खाने में नमक ज्यादा डाल दिया, आज खाने में नींद की गोलियां मिला दी। मुझे तो समझती क्या है। रुक, मैं अभी जाकर किचन में चेक करती हूँ। अंजलि किचन में जाकर पूरा किचन छानबीन करने के बाद नींद की गोलियां निकाल कर लाती है। ये देखिए माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही थी, ये देखिए नींद की गोलियां। सीमा बहू, क्या ये सच है कि तुम खाने में नींद की गोलियां मिला रही थी? नहीं नहीं माँ जी, ये बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा भरोसा कीजिए। अच्छा, सोच अगर ये खाना सबने खा लिया होता तो क्या होता? मेरे बेटे की तो तबीयत खराब हो जाती और हम सबकी भी। नहीं नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। ये नींद की गोलियां कहाँ से कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। तुझे मैंने अपनी बहन की तरह माना, लेकिन तेरी हरकतों को देखकर आइंदा तुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा कोई।
ये सब देखकर गुंजा को कुछ अटपटा सा लगा। सीमा ऐसा नहीं कर सकती, मुझे भरोसा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब के पीछे अंजलि बहू का ही हाथ है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन पर दिन लड़ाई झगड़ा होने लगे और एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ी बहू ने इस घर का बंटवारा करना चाहा। मैं अब इस परिवार में नहीं रह सकती, मुझे बंटवारा चाहिए। रोज रोज की किचकिच से अच्छा है कि बंटवारा हो जाए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस घर का बंटवारा कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल गलत है। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हो, इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता। दीदी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, पर इस तरह से घर का बंटवारा मत करवाओ। अरे अमर, तू समझाना अपनी पत्नी को, ऐसा क्यों कर रही है वो? माँ, मैं क्या करूँ, क्या कहूँ मैं? अच्छा, लगता है तू भी यही चाहता है। बंटवारे की बातें हो ही रही थी कि अचानक गुंजा का छोटा बेटा विदेश से वापस आ जाता है और ये सब देखकर कहता है, माँ इस घर में क्या हो रहा है, कोई हमें भी बताएगा? अरे देखना बेटा, ये अंजलि बहू घर का बंटवारा करना चाहती है। नहीं भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आखिर बात क्या है? चुप रहिए देवर जी, बस करो ये अपनेपन का दिखावा। मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। अच्छा, अगर आपको हम सबके साथ नहीं रहना तो मुझे भी आपके साथ नहीं रहना, ठीक है? अगर आप बंटवारा चाहती है तो अभी हो जाए, वही अच्छा होगा। नहीं नहीं, गुस्से में आकर फैसला गलत हो जाता है। मेरी बात सुनिए, ये बंटवारा मत होने दीजिए। नहीं सीमा, अगर ऐसी बात है तो जो भाभी चाहती है वही होगा, क्योंकि भैया के मुंह से तो एक बार भी मैंने अभी तक नहीं सुना कि ये बंटवारा उन्हें नहीं चाहिए। लगता है उन्हें भी यही मंजूर है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी तुम दोनों को बंटवारा कर देती हूँ। ये सुनकर अंजलि और अमर दोनों मन ही मन खुश होते हैं और इस तरह घर का बंटवारा हो जाता है। अंजलि, अमर, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मुझे अपने पोते प्रिंस की आदत हो चुकी है, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मुझे तुम दोनों के साथ ही रहना है। नहीं माँ जी, अगर आप उन दोनों के साथ चली जाएंगी तो हमारे साथ कौन रहेगा? और मेरे तो पति भी विदेश में है, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। हाँ, सीमा बिल्कुल सही कह रही है। माँ, आप ना सीमा राहुल के साथ रहिए, वैसे भी हम दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं, आपको टाइम नहीं दे पाएंगे हम। बेचारी गुंजा रोती रोती अपनी छोटी बहू के साथ चली जाती है। देखते ही देखते दिन ऐसे ही जा रहे थे और जितनी भी घर की जिम्मेदारियां थी सब अंजलि के हाथों में चली गई। अब तो मैं आराम से रहूँगी, कोई टेंशन नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अब मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी। बंटवारे की कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे से कहते हैं, अजी सुनते हो, ज़रा प्रिंस को स्कूल के लिए तैयार कर दो ना, स्कूल जाना है। ओ भगवान, मैं उसे तैयार करूं या मैं खुद को तैयार करूं? मुझे खुद भी तो ऑफिस जाना है। तुम मेरे लिए जल्दी से टिफ़िन पैक कर दो। हाँ हाँ, बहुत आए, टिफ़िन पैक कर दो, जैसे मुझे ऑफिस नहीं जाना। इतने में प्रिंस बोल पड़ता है, माँ मुझे ड्रेस उल्टा पहना दिया, छोटी माँ ऐसे नहीं पहनाती थी। हाँ हाँ, तो जाना अपनी छोटी माँ के पास, मेरे पास क्यों आता है? घर का इतना काम, सुबह उठकर झाड़ू पोछा करो, तुम्हारे पिताजी के लिए टिफिन पैक करके दो। अरे परेशान हो गई हूं मैं। तो ये सब आप ही ने तो किया है। ज्यादा बोलेगा ना तो एक कान के पीछे लगाऊंगी। चुपचाप टिफिन ले और स्कूल जा। प्रिंस की ये बातें सुनकर अंजलि को भी कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा था, शायद मैं ही गलत थी। ऐसे ही रोज अंजलि गुस्से में काम कर लेती, उसे ऑफिस जाने में भी लेट हो जाता, जिसकी वजह से उसे ऑफिस भी छोड़ना पड़ा। हे भगवान, इससे तो अच्छा था कि मैं बंटवारा ही नहीं होने देती। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? मुझसे अकेले से तो घर संभाला ही नहीं जा रहा। हाँ, मैंने भी तुम्हारी बातों में आकर इतना बड़ा नुकसान कर दिया। सब कुछ मिलने के बाद भी हमारे पास सुकून नहीं है। अब क्या करूं मैं? उनसे कुछ बोल भी नहीं सकती। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उधर सीमा और गुंजा दोनों मिलकर बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन गुंजा को प्रिंस की हमेशा याद आती थी। सीमा, क्या प्रिंस ठीक होगा? मुझे ना प्रिंस की बहुत याद आ रही है। हाँ माँ जी, वो ठीक ही होंगे, आप परेशान ना हो। आपकी तबीयत पहले ही खराब है, आप आराम करिए। माँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम परेशान ना हो, इससे तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो सकती है। पर मुझे अपने पोते प्रिंस के पास जाना है, मुझे वहां ले चलना बेटा। गुंजा प्रिंस को याद करके रो पड़ी और अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गई। बेहोशी में भी वो अपने पोते का नाम ले रही थी। तभी राहुल अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाकर कहता है,
अमर भैया प्लीज़ मेरी बात सुनो, माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, प्लीज़ आप सब यहाँ आ जाओ। माँ प्रिंस को याद करके रो रही थी। क्या क्या कहा तुमने? माँ की तबीयत खराब हो गई है? मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं रहना, माँ का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। अमर, मेरी वजह से आज माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे बहुत अफसोस है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ जी और सीमा से माफ़ी मांग कर रहूँगी, मुझे उनके घर ले चलो। हाँ अंजलि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। और दोनों गुंजा से मिलने के लिए चले जाते हैं। पहुंचते ही अंजलि गुंजा और सीमा से कहती है, माँ जी, सीमा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आज आप सबकी ये हालत हो गई। हाँ माँ, मुझे भी माफ़ कर दो, मेरी भी गलती है। सीमा, माफ़ कर दो मुझे, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। खाने में जो भी मिलावट हुई वो मैंने की थी। कोई बात नहीं दीदी, कम से कम आपको बात समझ में तो आई कि परिवार कितना ज़रूरी होता है। अब मुझे समझ में आ गया, बिन ससुराल और बिन सास के घर नहीं होता। ये सब देखकर गुंजा बहुत खुश हो जाती है। मुझे बस यही चाहिए था कि हम सब साथ रहे, अंत भला तो सब भला। अब धीरे धीरे गुंजा की तबीयत ठीक हो जाती है और दोनों परिवार एक हो जाते हैं और खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करते हैं। यादव परिवार, जहां रमा अपने बेटे सूरज और पति मोहन के साथ रहा करती थी। सूरज एक डॉक्टर था। अब रमा चाहती थी कि सूरज की शादी हो जाए। अजय, सुनते हो, हमारा बेटा अब डॉक्टर बन गया है, जल्दी से लड़की देखकर इसकी शादी कर दो तो मैं भी एक जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊं। भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन पहले अपने बेटे से पूछ तो लो, कहीं उसने कोई लड़की पसंद कर रखी हो। हाय राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लव मैरिज वाली लड़कियां ना सास ससुर की इज्जत नहीं करती। तभी सूरज वहां आता है। सूरज बेटा, देख, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो अभी से बता दे, हम उसी से तेरी शादी करा देंगे। नहीं माँ, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे भी पसंद है, बस वो आपकी इज्जत करे, मेरे परिवार को अपना समझे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर सूरज अपने काम के लिए चला जाता है और रमा उसके लिए एक लड़की पसंद भी कर लेती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी फिक्स करने के लिए रमा अपनी समधन के घर जाती है। ये लीजिए कमला जी, अब आपकी बेटी हमारी हो गई। जी रमा जी। अब तो बस आप जल्दी से पंडित जी को बुलाकर शादी का दिन निकलवा दीजिए ताकि हम बारात लेकर आए और आपकी पायल को अपने घर ले जाए। जी जी, जैसा आप कहें। तो बहन जी, अब हम चलते हैं। ये कहकर लड़के वाले जाने लगते हैं। तभी पायल भी बाहर आती है। माँ जी, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। अरे वाह, मेरी बहू कितनी अच्छी है। नहीं नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, तुम्हारी मम्मी जा तो रही है। इसके बाद कमला रमा को बाहर तक छोड़ने जाती है। तभी रमा कहती है, समधन जी, आपकी बेटी पायल तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हम दहेज वगैरह नहीं ले रहे, लेकिन आप हमारे बारातियों का ध्यान रखना, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भैया, आपका दामाद पहली बार आपके घर आया था ना, तो आपने उसे कुछ दिया ना रिश्तेदारों को। चलो कोई नहीं, ये पहली बार था, लेकिन अगली बार ना हो। रिश्तेदारी निभाना सीख लीजिएगा आप तब तक। जी, जैसा आप कहें, मैं ध्यान रखूंगी कि आज के बाद ऐसा ना हो। अरे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो बेटी की माँ हो। ये कहकर रमा वहां से चली जाती है। रमा की कड़वी बातें कमला की बहन भी सुन लेती है। कमला, तूने कुछ बोला क्यों नहीं? और पायल को भी तो बताओ उसकी सास कैसी है। नहीं नहीं दीदी, आखिर हूँ तो मैं बेटी की माँ ना, तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। और पायल को ये सब बताकर दुखी क्यों करना? उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से हो रही है, यही काफ़ी है मेरे लिए। मेरी बेटी की खुशी के लिए थोड़ा तो झुक ही सकती हूँ। कमला अपने मन के दुख के बारे में पायल को कुछ नहीं बताती और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी में लग जाती है। कुछ दिन बाद शादी वाला दिन भी आ जाता है। सूरज बेटा, देख मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की पसंद की है। हाँ माँ, पायल तो सच में बहुत समझदार और अच्छी है। अरे होगी ही ना, बहू किसकी है? अरे भाग्यवान, कहावत तो सही बोलो, आखिर बेटी किसकी है? माँ के संस्कार है पायल में। अच्छा, कहा है कि संस्कार? बारातियों का स्वागत कैसे करते हैं ये तक उनको आता नहीं। मैंने तो शादी से पहले ही कह दिया था
कि हमें आपकी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बारातियों का स्वागत देखो कैसे किया है। और संस्कार की बात कर रहे हो आप। अरे माँ कोई बात नहीं, वो अकेली है करने वाली, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, भूल जाओ ना। ठीक है कहा बेटा। रमा, अब गुस्सा करना छोड़ दो। लेकिन रमा का गुस्सा तो काफी बढ़ चुका था, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो कमला को कुछ सुना पाए। शादी के फेरे चल रहे थे, तभी कमला दौड़ भाग से काफी थक जाती है तो सुनीता कहती है, कमला ये ले थोड़ा पानी पी ले, कब से भाग रही है। अरे नहीं दीदी, अभी नहीं, बेटी की शादी है तो भागना तो पड़ेगा ना। अरे सुबह से ना तूने कुछ खाया है ना पिया है, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। चल थोड़ा पानी पी ले पहले। सुनीता के काफी कहने के बाद कमला पानी पीने के लिए जैसे ही ग्लास उठाती है कि रमा वहां आ जाती है और कमला का हाथ पकड़कर कहती है, अरे वाह, ये तो देखो 56 पकवान चल रहा है। नहीं नहीं समधन जी, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, पहले आप अच्छे से खाना खा लो, बाराती खाए ना खाए क्या फर्क पड़ता है। क्या सुनीता जी, ठीक कहा ना मैंने। समधन जी बात क्या है, आप इतना गुस्सा क्यों है। अरे गुस्सा क्यों हूँ ये भी मैं बताऊं, चलो दिखाती हूँ। रमा कमला का हाथ पकड़कर उसे खाना बनाने वाली जगह पर लेकर गई। ये देखो, हमारे खाने से पहले ही आपका खाना खत्म हो गया है। ये देखो, अब बाराती क्या खाना खाएंगे। तुम लोगों के घर शादी करके तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूँ। अब क्या होगा, पूरी रिश्तेदारी में थू थू हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, आप रुकिए मैं देखती हूँ। कमला जाकर देखती है तो खाना गर्म होने के लिए गया हुआ था, इसलिए वहां पर नहीं था। समधन जी, खाना तो बहुत है, बारातियों को गरम खाना देने के लिए बस वो लोग लेकर गए थे। हाँ तो पहले बताती ना आप। चलो कम से कम कुछ काम तो ठीक से किया आपने। ये कहकर रमा वहां से चली जाती है। कमला, ये कितना कुछ बोल गई, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। ये तो बस मौका देखती है तुम्हें नीचा दिखाने का। अरे दीदी जाने दो ना, लड़की की माँ हूँ मैं, सुनना तो पड़ेगा ही। और इन्हीं सब में पायल की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पायल अपने ससुराल आ जाती है और सभी लोग अच्छे से रहने लगते हैं। एक दिन रमा फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ बहन, हो गई बेटे की शादी, बहुत मेहनत हो जाती है। और बहू कैसी है? अरे बहू तो बहुत अच्छी है मेरी, कभी आ घर पर मिलवाती हूँ। पता है कल मैं ना सोने की झुमकी लेकर आई, वही पहन कर आऊंगी तेरे यहाँ। हाँ ठीक है, काश मैं सोने के कड़े खरीद पाती। अगर बेटे की शादी नहीं की होती ना तो मेरे भी हाथों में अभी सोने के कड़े होते हैं। ये सब पायल सुन लेती है और शाम में सूरज के आने के बाद उसे सब बताती है। अच्छा किया पायल, तुमने मुझे बता दिया। मैं अभी जाकर माँ के लिए सोने के कड़े ले लूँगा। वैसे भी माँ कितना कुछ करती है मेरे लिए, इतना तो हक बनता है उनका। जी सही कहा आपने। पायल की बात सुनकर सूरज कड़े लेकर आता है और अपनी माँ को देता है। अरे वाह बेटा, ये तो मेरे लिए लेकर आया। बेटा हो तो ऐसा हो। माँ ये सब पायल ने ही मुझे बताया था, कितनी अच्छी है ना वो। हाँ, बहू भी तो मेरी ही है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन पायल को मायके ले जाने के लिए कमला रमा के घर आती है। आइए आइए समधन जी, आइए। जी वो पायल को घर ले जाना था। हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए, बस ध्यान रखिएगा हमारी बहू का, जैसा ले जाओ वैसे ही छोड़ भी जाना। तभी वहाँ पायल और सूरज भी आ जाते हैं। मम्मी जी आप आ गए, आइए बैठिए ना। पायल, मम्मी जी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। सूरज कमला की आवभगत करता है और फिर सूरज कमला को अपने कमरे में लेकर जाता है। मम्मी जी ये पायल और मेरा कमरा है, आप यहीं बैठिए, पायल बस आती होगी। ये कहकर सूरज अंदर वॉशरूम में चला जाता है। अरे बहन आप यहाँ हैं? बेटी के कमरे में बैठी हैं आप? जी वो दामाद जी ले आए। अरे मेरा बेटा तो है ही भोला। वैसे देखिए बहन जी, मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताऊं, ऐसे किसी के कमरे में नहीं आना चाहिए। कल को बहू का कोई सामान चोरी हो गया तो सब तो यही कहेंगे ना, बहू की माँ गई थी कमरे में। आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना? अच्छा है कि आप बाहर ही बैठ जाओ। जी जैसा आप कहें। ये कहकर रमा वहाँ से चली जाती है और कमला भी कमरे से चली जाती है। पर ये सारी बात सूरज सुन चुका था। सूरज पायल के पास जाकर उसे ये सारी बात बताता है। क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था कि मेरी माँ तुम्हारी माँ को ऐसा कुछ बोलती है? नहीं तो मम्मी ने तो कभी ऐसा नहीं बताया। चलो मम्मी जी से पूछ लेते हैं।
दोनों कमला के पास आते हैं। मम्मी जी, आपको मेरी माँ ने इतना कुछ बोल दिया, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अरे बेटा, ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है। और वैसे भी मैं क्या ही बोलूं, मैं तो हूँ लड़की की माँ ना। नहीं, ये आपके बेटे का घर भी है और मेरे होते हुए कुछ भी गलत नहीं होगा। तभी सूरज अपनी माँ रमा के पास जाता है। माँ, आपने पायल की मम्मी को बाहर बैठने को क्यों कहा? वो उनकी बेटी का कमरा था, उस पे उनका भी हक है। और अगर आपको लगता है कि आप उनको कुछ भी बोल दोगे क्योंकि वो पायल की माँ है, तो ये गलत है, क्योंकि वो मेरी भी माँ है और मेरी माँ को कोई गलत बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। और जहाँ मेरी माँ की इज्जत नहीं, वहाँ मैं भी नहीं रहूँगा। चलो पायल यहाँ से। ये बोलकर सूरज कमला के साथ जाने लगता है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं लड़के की माँ होने के घमंड में चूर हो गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए कमला जी। बहन जी, माफ़ी मत मांगी। मेरी पायल आपकी है और आपका सूरज मेरा है। दोनों बच्चे बस अच्छे से रहे, मैं यही चाहती हूँ। रमा का घमंड टूट जाता है और पूरा परिवार अच्छे से रहने लगता है। अरे विशाल, ये बहू गार्डन से आई या नहीं आई? नहीं माँ, अब 21 पंखुड़ियों वाला गुलाब मिलना इतना आसान भी तो नहीं है ना। अरे क्या जरूरत थी उसे ऐसी अजीबोगरीब मन्नत मांगने की? 21 पंखुड़ी वाला गुलाब मंदिर में मैं चढ़ाऊंगी। पर माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो इसीलिए तो उसने ऐसी मन्नत मांगी थी। हाँ बेटा, वो तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ वायरल बुखार था, 3 दिन में वैसे भी ठीक हो जाता। अब ये मन्नत के चक्कर में 7 दिन से रोज 3 घंटे बर्बाद कर रही है वो। लो, आ गई राधिका। हो गई मन्नत पूरी? मिल गया 21 पंखुड़ी वाला गुलाब? अरे गुलाब तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर क्या माँ जी, मैंने टूटे सिंग वाली गाय को ब्रेड बटर खिलाने की मन्नत मांगी, तब जाकर मिला 21 पंखुड़ी का गुलाब। हे भगवान, फिर नई मन्नत। राधिका की आदत थी हर छोटी मोटी बात पर मन्नत मांगने की। वो अपने या अपने परिवार पर आई जरा सी मुसीबत पर अजीब अजीब मन्नतें मांग लेती थी, जिसे पूरा करने के चक्कर में पूरा परिवार परेशान होते रहता। माँ, ये उबली हुई लौकी और कच्चा करेला मुझसे और नहीं खाया जाएगा। अरे मैं क्या करूं बेटा, तेरी बीवी ने मन्नत मांग रखी है तो तुझे पूरी तो करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन माँ, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अरे ना ना बच्चे, ये ले, मैं ना थोड़ा अचार लाई हूँ, उससे थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा। हाँ माँ, जल्दी दो, कहीं राधिका सुन ना ले। रुक जाओ, खबरदार, जो ये अचार खाया तो क्यों खा रहे थे? अरे नहीं, मैं तो बस। बहाने मत बनाइए। और माँ जी, आप भी इनका साथ दे रही हो मन्नत तोड़ने में। इनके लिए ही तो मैंने मन्नत ली थी कि अगर आपका प्रमोशन हो गया तो आप 1 महीने सिर्फ उबली और कच्ची सब्जियां खाएंगे। और देखो, हो गया ना प्रमोशन, तो अब मन्नत तो निभानी पड़ेगी ना। लेकिन मेरा प्रमोशन तो होने ही वाला था। होने वाला तो 2 साल से था, लेकिन हुआ इस साल, वो भी मेरी मन्नत के कारण। अब चुपचाप ये उबली लौकी खा लो। हेलो, हाँ, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाभी। आप भैया का ध्यान रखो, मैं विशाल और बहू को खुशखबरी देती हूँ और हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। हाँ, अरे विशाल, राधिका, तुम्हारे मामा जी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मुझे तो पता ही था कि मामा जी ठीक हो ही जाएंगे। वो कैसे? मैंने मन्नत जो मांगी थी। कौन सी मन्नत ले ली है बहू इस बार? मैंने मन्नत ली थी कि जब मामा जी ठीक हो जाएंगे तो यमराज को खुश करने के लिए 1 महीने तक आप यमराज जैसा सींग वाला मुकुट और बड़ी बड़ी मूछें लगाकर रोज मंदिर जाएंगी। अच्छा किया ना माँ जी मैंने? अरे माँ जी गई भाड़ में, ये क्या अनाप शनाप मन्नत मांगती रहती है। अरे मैं कैसे लगूंगी ऐसे बाजार में घूमती हुई है? नहीं, ऐसे तो लोग मुझे पागल समझेंगे बहू। अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए ना, यमराज को गुस्सा आ गया तो? ठीक है। बस एक बात कहूँ, शुक्र मनाओ माँ कि इसने ये मन्नत नहीं मांगी कि तुम यमराज की तरह काले भैंसे पर बैठ कर जाओगी। अरे चुप कर नालायक।
लाओ सिंह और मेरी मूछे। राधिका की मन्नतों ने घर वालों की नाक में दम कर दिया था। कभी वो खुद कोई अजीब मन्नत पूरी करती तो कभी घर वालों से करवाती। चलिए जल्दी से अपना शर्ट निकालिए। अरे ये क्या कर रही हो? माँ आती ही होगी और मुझे ऑफिस भी जाना है। अभी कपड़े क्यों निकालूं? आप भूल गए, आपका टेढ़ा बॉस सीधा हो जाए, इसलिए मैंने मन्नत रखी थी कि आप उल्टा शर्ट पहन के ऑफिस जाएंगे। उल्टा शर्ट पहन के गया तो बॉस मुझे सीधा नौकरी से निकाल कर घर भेज देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, वैसा करिए आप बस। तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं, माँ ही समझाएंगी तुम्हें। कहाँ है वो? माँ, माँ। माँ जी अपने कमर दर्द की मन्नत पूरी करने गार्डन गई हैं। लंगड़ी टांग से 11 पीपल ढूंढकर उन्हें जल चढ़ाने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कमर का दर्द ठीक हुआ तो घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा मेरी माँ को। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा। चलो अब तुम उल्टा शर्ट पहन के ऑफिस जाओ, मुझे मेरी बहन की शादी की मन्नत पूरी करने के लिए पीली गाय को केले खिलाने हैं। अरे बेवकूफ औरत, पीली गाय भी कहीं होती है भला? इसीलिए तो हल्दी घोली है, पहले गाय को हल्दी लगाऊंगी फिर उसे केले खिलाऊंगी। तुम्हारी इन उल्टी सीधी मन्नतों से मेरा और माँ का जीना हराम हो गया है। कम से कम उस बेचारी गाय को तो बख्श दो। पानी अब सर के ऊपर बहने लगा था। माँ जी और विशाल दोनों अब राधिका की मन्नतों से तंग आ गए थे। विशाल, तो कुछ भी करके बहू को समझा, वरना मैं कह देती हूँ मैं वापस गांव चली जाऊंगी। अरे कैसे समझाऊं माँ? राधिका तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और तुम भी मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। पता नहीं तुम्हें वापस बुलाने के लिए वो क्या क्या मन्नत मांगेगी। अरे तो क्या करे, इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए अब हमें भी मन्नत मांगनी पड़ेगी। क्या? कैसी मन्नत? जरा कान तो इधर लाओ माँ। हाँ, इससे काम हो सकता है। अरे राधिका, तुम्हें पता है ना, विशाल की मौसी यानी मेरी बहन मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। हाँ माँ जी, वो तो 1 साल से आपसे रूठी है। इसीलिए मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर वो मुझसे बात कर लेगी तो मेरी बहू 1 हफ्ते का मौन व्रत रखेगी। और देखो अभी उसका फोन भी आ गया है। लेकिन अरे नहीं बहू, कुछ मत बोल, तुझे अभी से मौन व्रत शुरू करना है। अब 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं बोलेगी तू, है? कुछ भी नहीं। माँ, राधिका, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? वो मेरी कार की चाबी 3 दिन से नहीं मिल रही थी ना, तो मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर कोई चाबी मिल गई तो राधिका पूरा दिन धूप में गरबा खेलेगी। राधिका, तुम मेरी मन्नत पूरी करोगी ना? राधिका चुपचाप दिखती रहती है। अरे कुछ बोलो भी। अरे उसे बोलने को मत बोल बेटा, वो मौन व्रत पर है। और क्यों नहीं खेलेगी गरबा? बहू से अच्छा कौन जानता है कि मन्नत पूरी करना कितना जरूरी है। तो ध्यान रखना राधिका, तुम्हें धूप में गरबा खेलना है, हैं? बेचारी राधिका मन्नत को लेकर इतनी सीरियस थी कि धूप में गरबा खेलने छत पर चली गई। और वो कुछ बोलती भी कैसे, मौन व्रत की मन्नत जो थी। शाम को बेचारी थक हार के नीचे आई। उसे तेज भूख लगी थी तो खाना खाने बैठ गई। तभी माँ जी वहां गई। अरे बहू, ये क्या गजब कर दिया, खाना खाकर मन्नत तोड़ दी। राधिका इशारे में पूछती है। अरे विशाल ने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे और मन्नत मांगी थी कि उसमें फायदा हुआ तो तुम 3 दिन उपवास रखोगी। अरे तुमने तो मन्नत ही तोड़ दी, अब विशाल को नुकसान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं माँ, हो गया, मेरा सारा पैसा डूब गया। अरे रे, अब क्या होगा बेटा? अब क्या, इस मन्नत की भूल सुधारने के लिए राधिका को एक नई मन्नत लेनी पड़ेगी। सर पे मटकी रखकर 7 दिनों तक आंखों पर पट्टी बांधकर घूमना होगा, तब जाके मेरे सारे नुकसान भरपाई होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा नुकसान मेरे गहने बेच के पूरा कर लो, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली। अरे बहू, ये क्या किया? मौन व्रत भी तोड़ दिया
अब मेरी मन्नत का क्या होगा? अरे भाड़ में जाए ऐसी मन्नतें, ऐसी उल्टी सीधी मन्नतें भी भला कोई लेता है क्या? और आपको मेरे लिए कोई मन्नत लेने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। अच्छा, तुम पूछती हो क्या माँ या मुझसे जब हमारे नाम पर कोई मन्नत लेती हो? और तुमने भी तो कैसे कैसे मन्नतें ली थी। लेकिन मैं तो सभी की भलाई के लिए कर रही थी ना, और फायदा भी तो हुआ ना। मुझे पता है कि तू सबकी भलाई चाह रही थी, लेकिन बेटा होता वही है जो लिखा होता है। वो सब हुआ क्योंकि वो होना था। इंसान का काम सिर्फ अच्छे काम करना है और फल भगवान पर छोड़ देना। ऐसी मन्नतें सिर्फ परेशानी ही बढ़ा सकती है। अच्छा काम करो और ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सबका अच्छा करेंगे। हाँ माँ जी, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। मैंने आप दोनों को और खुद को बहुत परेशान किया। सॉरी, लेकिन मुझसे और मन्नतें पूरी नहीं की जाएगी। तुम्हें करनी भी नहीं है। ये सब तो माँ और मेरी चाल थी, तुम्हारी मन्नतों की आदत छुड़वाने के लिए। तो मैं आज एक और मन्नत ले लेती हूँ। नहीं, अरे घबराइए मत, मैं तो कभी उल्टी सीधी मन्नतें ना लेने की मन्नत ले रही हूँ।